बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने अपनी बायोलॉजी की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के चैप्टर्स। और अभी तक हमने डिस्कस किया कि होमियोस्टेसिस क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन क्या है और एक्सक्रीशन क्या है। हमने देखा एक्सक्रीशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स एंड इन डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स। और हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास स्केलेटन होता है, वर्टिब्री होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो हमने डिस्कस किया इसके पार्ट 1 में कि हमारे पास एक्सक्रीशन जो होती है वर्टिब्रेट्स के अंदर वो कैसे होती है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं। और इसके अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में लिवर और किडनी जो है वो अपना रोल कैसे प्ले करते हैं वो हम अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है और वर्टिब्रेट्स में इसका कैसे कैसे रोल है और क्या क्या रोल है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इतना पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है और इसका फंक्शन कैसे है और ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यूरिनरी सिस्टम में 4 स्टेजेस हैं, स्टेप्स भी कह सकते हैं हम, कि नेफ्रॉन है, फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है एंड सिक्रेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। अ पेयर ऑफ किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड या नॉन एज नेफ्रॉन्स। हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज होते हैं जिसके पास मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। The function of kidney and blood in clearing waste is very evident from the fact that weight of kidneys accounts for less than 1% of the total body weight, while receive 20% of blood supplied with each cardiac beat. हमारे पास जो फंक्शन होता है किडनी और ब्लड का वो क्या होता है कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके रिजल्ट में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बचते हैं या फिर जो नाइट्रोजनस बेसिस बचती हैं तो उनको क्या करना है, उनको क्लियर करना है। तो इसका अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि हमारी किडनी जो है वो हमारी टोटल बॉडी वेट का 1% होती है, लेकिन ये रिसीव करती है 20% ब्लड और ये कार्डियक बीट को सप्लाई करती है, मतलब हार्ट को सप्लाई करती है। और ये जो हार्ट है ये कार्डियक बीट करता है थ्रू दिस प्रोसेस। Following filtration of blood and further processing through tubular system, urine is collected in a central cavity of the kidney known as pelvis. जो फिल्ट्रेशन होती है किडनी की ब्लड में या फिर जो इसके फर्दर प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि ट्यूबुलर सिस्टम हमने पढ़ा था यूरिन का, वो क्या करती है, वो कलेक्ट करती है सेंट्रल कैविटी में। ये सारे किसको, इन फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में ये ब्लड को कलेक्ट करती है और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं या नाइट्रोजनस बेसिस के रिजल्ट में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनती हैं उनको क्या करती है, ये क्लियर करती है। और ये सारा प्रोसेस ट्यूबुलर सिस्टम में होता है, ट्यूब्यूल्स की सिस्टम में होता है। और यूरिन जो है वो सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी में ये क्या करती है, वहां पे कलेक्टेड हो जाती है या फिर इकट्ठी हो जाती है, उसको हम कहते हैं ये पेल्विस है। यूरिन लिव्स द किडनी थ्रू अ डक्ट यूरेटर। यूरिन निकलती है किडनी से किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। द यूरेटर्स ऑफ बोथ द किडनीज ड्रेन इनटू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेट्रल ओरिफिस। जो यूरेटर है वो क्या करता है, दोनों किडनीज का जो यूरेटर है वो कहाँ पे जाके मिलता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके गिरता है, किसके थ्रू, यूरेट्रल ओरिफाइस के थ्रू। यूरिन leaves the body during urination from the bladder through a tube called the urethra, which empties near the vagina in females or through the penis in males. यूरिन क्या करती है, यूरिन बॉडी से जब निकलती है ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के प्रोसेस के थ्रू जब ये यूरिन निकलती है ह्यूमन बॉडी से, किसके थ्रू, ब्लैडर से निकलती है एक ट्यूब के थ्रू। उस ट्यूब का नाम है यूरेथ्रा, विच एम्पटाइज नियर द वजाइना इन फीमेल्स, जो कि वजाइना होता है फीमेल्स में, पेनिस होते हैं मेल्स में। स्फिंक्टर मसल्स नियर द जंक्शन ऑफ द यूरेथ्रा एंड द ब्लैडर कंट्रोल यूरिन इन
ब्लैडर, हमारे पास स्फिंक्टर मसल्स होते हैं किसकी जंक्शन में, यूरेथ्रा और ब्लैडर की जंक्शन पे हमारे पास स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो कि ब्लैडर के अंदर यूरिन को कंट्रोल करते हैं। तो ये था हमने ये सारा जो डिस्कस किया। ये देखिए हमारे पास किडनी के साथ है रेनल पेल्विस और रेनल वेन भी है, और यहाँ से यूरिनेशन का प्रोसेस होता है, फिर ये जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से ये निकलता यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। इसके बाद है फर्स्ट ऑफ ऑल नेफ्रॉन। The functional units, nephrons in human kidneys, are arranged along two distinct regions, an outer cortex and an inner medulla. हमारे पास जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन ह्यूमन किडनी का, वो अरेंज होता है दो डिस्टिंक्ट रीजन्स के बीच में। जो आउटर होता है वो कॉर्टेक्स होता है, इनर होता है मेडुला होता है। और जो नेफ्रॉन होता है कॉर्टेक्स और मेडुला के मिड में होता है या फिर इनके डिस्टिंक्ट रीजन में होता है। The nephrons arranged along the cortex are called as cortical. However, those arranged along the border of cortex and medulla with the tubular system looping deep in inner medulla are juxtamedullary nephrons. ऐसे नेफ्रॉन जो कि कॉर्टेक्स के अलोंग अरेंज हुए होते हैं, कॉर्टेक्स के साथ अरेंज हुए होते हैं, उसको कहते हैं कॉर्टिकल। और ऐसे जो कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पे अरेंज होते हैं, ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर अरेंज होते हैं, उन्हें जो कि कहाँ पे होता है, ये ट्यूबुलर सिस्टम होता है मेडुला के अंदर। तो वहाँ पे जो नेफ्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। These juxtamedullary nephrons are specifically instrumental in the production of concentrated urine. जो कंसंट्रेटेड यूरिन है वो प्रोड्यूस होती है जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास ये नेफ्रॉन का फंक्शन कि ये एफरेंट आर्टियोल जो है रेनल आर्टरी की, यहाँ से ये एंट्रेंस होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये मूव करते हुए ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है हमारा, यहाँ से ट्यूब से जाता है, डिस्टल ट्यूब में जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में जाती है, और इसके साथ साथ ये यहाँ से थ्रू आउट होते हुए लिम्स के पास जाती है। दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, एफरेंट एट्रियोल जो है वो क्या करती है, एफरेंट एट्रियोल से एंटर होते हुए फिर ये जाती है ब्रांचेस ऑफ रेनल वेन में। यहाँ से लूप ऑफ वेजा रेक्टा में जाते हुए लूप ऑफ हेनले तक जाती है, वहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं कुछ, फिर ये यहाँ से होते हुए एफरेंट इफरेंट वैक्यूल्स होती हैं कुछ हमारे पास, वो क्या करती हैं, वो इसको हेल्प आउट करती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये यहाँ से रिलीज आउट हो जाता है। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। एफरेंट एट्रियोल से स्टार्ट होके ग्लोमेरुलस से जाते हुए डिस्टल ट्यूब से जाते हुए फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये कैपिलरीज से भी जाता है, फिर डिस्टल ट्यूब से सॉरी फिर कैपिलरीज से जाता है, फिर यहाँ से जाते जाते कलेक्टिंग डक्ट होती है जहाँ पे ये यूरिनेशन का प्रोसेस होता है, सारा यूरिन कलेक्ट होती है यहाँ पे, ये कलेक्टिंग डक्ट फिर हेल्प आउट करती है इसको फर्दर, और फिर ये यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ से रिलीज आउट हो जाता है। ये होती है हमारे पास एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सक्रीशन को, सॉरी नेफ्रॉन को। इन ईच नेफ्रॉन इनर एंड form a cup shaped swelling called Bowman's capsule, and it is around a ball of capillaries called glomerulus. हमारे पास जो नेफ्रॉन है वो एक कप शेप्ड स्वेलिंग बनाता है जिसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते जाएंगे। ये देखें हमारे पास जो बोमेंस कैप्सूल, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हमारे पास बोमेंस कैप्सूल, ये कौन बनाता है, नेफ्रॉन बनाता है। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर सर्कुलेट ब्लड थ्रू कैप्सूल, इट अराइज थ्रू efferent arteriole and leaves the capsule by efferent arterioles. ग्लोमेरुलस जो है वहाँ ये यहाँ से ब्लड सर्कुलेट होता रहता है और एफरेंट के थ्रू ये एंटर होता है और इफरेंट के थ्रू ये लीव कर जाता है इसको। The blood vessels subdivided again into another network of capillaries, and these capillaries are known as peritubular capillaries. देन क्या होती है, यहाँ पे डिवीन होती है और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं ये यहाँ तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बोमेन कैप्सूल कंटिन्यूज एज एक्सटेंसिवली involuted proximal tubule, loop of Henle and the distal tubule which empties into collecting tubules. जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये बोमेंस कैप्सूल से होता हुआ
क्या करता है ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज तक जाता है जो कि स्पेसिफिक कैपिलरीज होती हैं, फिर डिस्टल ट्यूब तक, फिर लूप ऑफ हैंले, फिर कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट है द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू pelvis। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो pelvis में जाके ओपन होती हैं, और the filtrate from glomerulus passes through these structures and is processed ultimately for urine formation। जो filtrate करता है glomerulus को, और इसके ग्लोमेरुलस को ये फिल्ट्रेट करता है किसके थ्रू, एक स्ट्रक्चर के थ्रू या एक प्रोसेस के थ्रू जो अल्टीमेटली यूरिन फॉर्मेशन करता है। The peritubular capillaries intermingle with proximal and distal tubules of the nephron। In juxtamedullary nephrons, additional capillaries extend down to form a loop of vessels known as vasa recta। हमारे पास लास्ट में जो जस्टामेचुरी नेफ्रॉन्स हैं उस उनकी कैपिलरी क्या करती है, एक्सटेंड डाउन कर जाती हैं। कहाँ से, लूप ऑफ वेसल से, और फिर ये कहाँ पे जाके एंड होती है, वेजा रेक्टा पे। तो ये था हमारे पास नेफ्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। ब्लड पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इनटू बॉमेंस कैप्सूल। हमारे पास जो ब्लड होता है ग्लोमेरुलस में, वो फिल्टर्ड होता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल, सॉरी बॉमेंस कैप्सूल में जाके, जो कि हमने पढ़ा एक स्वेलो सा स्ट्रक्चर होता है। इट इज स्पेसिफिकली फिल्टर्ड हेयर, ये यहीं पे फिल्टर होता है, अनलाइक द अदर पार्ट्स ऑफ द वेसल्स, बिकॉज ग्लोमेरुलस वॉल्स आर porous and the fraction of the blood pressure reaching here provides the filtration pressure। दूसरे जो वेसल्स होती हैं, दूसरी वेसल्स जो होती हैं बॉडी की, उनकी तरह ये नहीं होता, ये अलग किस्म का होता है। ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये पोरस होता है, और इसका फंक्शन क्या है कि ब्लड प्रेशर जो है उसको फिल्ट्रेशन प्रेशर तक लेके जाना, या फिर उसको फिल्ट्रेशन प्रेशर देना ताकि वो फिल्ट्रेशन कर सके। The filtrate appearing in Bowman's capsule is called glomerulus filtrate, which contains numerous useful substances such as glucose, amino acids, salts, etc. in aqueous solution। हमारे पास जो फिल्ट्रेट होती है, असल में जो फिल्ट्रेशन होती है वो बोमेंस कैप्सूल्स में होती है, और हम इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसके पास न्यूमरस यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स इन एक्वा सॉल्यूशन। हमारे पास जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उनमें ये हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, दैट इज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एंड सॉल्ट्स एक्सेट्रा। ये था हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है। All the useful constituents of glomerulus filtrate are reabsorbed in proximal tubules, and when filtrate leaves proximal tubules, it mostly contains nitrogenous waste। हमारे पास जितने भी यूजफुल कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में आके रीएब्जॉर्ब होते हैं प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। और जब हम इसको फिल्ट्रेट करते हैं, या फिर सॉरी जब ये फिल्टर होते हैं, या फिल्ट्रेट का या फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, तो ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं, क्योंकि इनमें मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं, और जैसे ये यहाँ से निकलते हैं तो अपने साथ नाइट्रोजनस वेस्ट को भी ले जाते हैं। ये तो हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। नेक्स्ट एक्सक्रीशन। The tubular epithelium also secretes substances into the lumen। This secretion is very selective and is mainly of hydrogen ions to balance pH value of the filtrate passing through the tubule। हमारे पास जो ट्यूबुलर एपिथेलियम है इसके पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं ल्यूमेन के अंदर, जो कि सेक्रीशन में बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं। कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जिनकी सेक्रीशन होती है, बाकी जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको बॉडी में ही रहने दिया जाता है। और ये मोस्टली जो हाइड्रोजन आयंस हैं, इनको पीएच वैल्यू को या पीएच बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए ये फिल्टर कर दिए जाते हैं ट्यूब्यूल के थ्रू। तो ये थी हमारे पास एक्सक्रीशन। अब हम देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की। इसमें होते हैं हमारे पास हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होता है, कंजर्व करते हैं ये वाटर, और फंक्शन करती है बॉडी इसके प्रिंसिपल में। मतलब ये बॉडी सॉरी ये बॉडी का एक प्रिंसिपल है कि इसने फंक्शन करना है, कंजर्व करना है वाटर को, और रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई करना है वाटर का। दिस इज डन बाय कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट बाय काउंटर करंट एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स। ये कंसंट्रेशन जो होती है फिल्टर करने की, जो काउंटर करंट के थ्रू होती है। काउंटर करंट मतलब कि हमारे पास जो वाटर करंट होता है वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में
कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी लेके चलता है, और जो वेस्ट होते हैं उनको भी। और जो वेस्ट होते हैं वो जैसे हमने पढ़ा कि वो फिल्टर्ड होके एक स्पेसिफिक जगह पे जो यूजफुल सब्सटेंसेस हो वो हम यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जिसको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, या फिर हम उसको नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, वो क्या करता है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और ये हार्मोनल मैकेनिज्म्स के थ्रू होता है। इन द sufficient or excess supply of water, reabsorption of water from the filtrate is reduced, specifically due to inhibition of release of antidiuretic hormone in the presence of hyposmotic बॉडी फ्लूइड्स। अगर वाटर कम सप्लाई होगा या फिर वाटर ज़्यादा सप्लाई होगा, तो क्या होगा कि हमारे पास जो फिल्ट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी या फिर कम हो जाएगी। स्पेसिफिकली अगर देखें तो ये जो एंटी यूरेटिक हार्मोन है ये रिलीज होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, ये हाइपोसोमैटिक बॉडी फ्लूइड्स की प्रेजेंस में। नेक्स्ट हमारे पास द रिडक्शन इन रीअब्जॉर्प्शन कॉजेज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। हमारे पास जो रिडक्शन होती है रीअब्जॉर्प्शन कॉज करती है, उसके बाद डाइल्यूटेड यूरिन होती है जो कि लार्ज अमाउंट में होती है या फिर लार्ज वॉल्यूम में होती है। Mammalian kidney, including human, is adapted to conserve water by over 99.5% deabsorption of glomerulus filtrate. मेमेलियन के पास जो किडनी होती है, जो कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन की, तो ये क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व करते हैं, और 99.5% रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में होती है, या फिर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के थ्रू होती है। The interstitial fluid of the kidney is gradually concentrated from cortical to medullary part. Thus, inner medulla is highly concentrated with the presence of urea and through mechanism of countercurrent multiplier. जो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है किडनी के अंदर, वो क्या करता है, वो उसकी वो ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड हो जाता है कॉर्टिकल मेडुलरी पार्ट से, और फिर अच्छा ये कंसंट्रेटेड इस वजह से होता है ताकि इसको नेक्स्ट प्रोसेस में हेल्प मिल सके। तो फिर इनर मेडुला जो होता है वो हाईली कंसंट्रेटेड हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि कॉर्टिकल और कॉर्टिकल से मेडुलरी पार्ट तक जाते हुए ये इसने आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेटेड होना है, लेकिन इनर मेडुला तक पहुंचते पहुंचते ये हाईली कंसंट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट होता है, और एक मैकेनिज्म हो रहा होता है इसमें काउंटर करंट मल्टीप्लायर का। नेक्स्ट हमारे पास दिस मैकेनिज्म causes gradual osmotic outflow of water from the filtrate back to kidney as it passes downward in the descending loop of Henle। ये जो मैकेनिज्म है ये क्या करता है, ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो करता है वाटर का, और ये फिल्टर्ड बैक हो जाता है, मतलब किडनी से ये स्टार्ट हुआ था और बैक ये किडनी पे ही आके खत्म होता है, और ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले तक जाता है डाउनवर्ड, मतलब असेंडिंग होता है ऊपर से नीचे तक, और डिसेंडिंग होता है नीचे से ऊपर तक। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लूप ऑफ हैंडले तक जाता है। Furthermore, a standing loop of Henle does not allow outflow of water from its filtrate. Instead, actively actively transport sodium ions into kidney interstitium to sustain its high concentration. अगर हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में देखें, पहले हमने देखा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये जो है डाउनवर्ड पास आउट हो रहा था। अब हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में देखें तो ये जो डाउनवर्ड नहीं करते, इसको अलाउ ही नहीं करते कि ये डाउनवर्ड मूव कर सके, लेकिन इसमें असेंडिंग में होता है कि ये आउटफ्लो जो है वाटर का ये इसमें फिल्ट्रेशन होती है। तो जो हमारे पास सोडियम आयंस हैं ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होता है इसमें। फिर क्या होता है, हमारे पास जो किडनी है वहाँ पे इंटरस्टिशियम में जाके ये सस्टेन होता है और हाई कंसंट्रेशन हो जाती है इसकी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। The active uptake of sodium in the ascending limb or thick loop of Henle is promoted by the action of aldosterone, the hormone secreted from adrenal cortex। हमारे पास जो एक्टिव अपटेक होता है सोडियम आयंस का ascending limb में और थिक लूप ऑफ हेनले में, उसके एक्शन में एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, और ये हार्मोन सिक्रीटेड होता है कहाँ से, एड्रेनल कॉर्टेक्स से। द अदर साइड इन द नेफ्रॉन वेयर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। और ये सारा जो रीअब्जॉर्प्शन का रीअब्जॉर्प्शन जो वाटर की है, ये जो सारा प्रोसेस है ये किस में होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में होता है। ADH released from posterior pituitary lobe acts to actively transport water from filtrate in distal tubules
एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बैक टू द किडनी। हमारे पास एडीएच रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लॉब से, जो कि एक्ट करता है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, और ये वाटर लेके जाता है और फिल्टर करता है डिजिटल ट्यूब्स में। हमने जो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ट्यूब्यूल्स पढ़ी थी, डिजिटल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बैक टू द किडनी, और ट्यूब्यूल्स से होता हुआ ये किडनी तक वापस आ जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आज हमने पढ़ा कि हमारे पास हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन कैसे होती है, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि किस किस कौन कौन से हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और उनका क्या क्या रोल होता है, और इनमें कुछ स्टेप्स पढ़े हमने कि हमारे पास नेफ्रॉन क्या होते हैं, रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है, फिल्ट्रेशन क्या होती है, और हार्मोन्स क्या होते हैं, और एक्सक्रीशन क्या होती है। तो इनको वन बाय वन हमने डिस्कस किया, और इसके साथ साथ अब हमने हार्मोन्स को भी डिस्कस किया, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किडनी एज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।